सोमवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल लैंड क्रूजर कार का टायर फट गया। इससे बड़ा विस्फोट हो गया। इसके चलते कार अचानक रुक गई। पुलिस हैरान रह गई। सभी ने तब राहत की सांस ली जब इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। खबर है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद से कोडंगल जा रहे हैं। वह कोडंगल में मंगलवार कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने जा रहे थे। जब वह इस उद्देश्य से कोडंगल जा रहे थे तो विकाराबाद जिले के मन्नेगुड़ा में कार का टायर फट गया। पुलिस ने राहत की सांस ली क्योंकि काफिले में शामिल किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हैदराबाद के बोर्ड ऊपर में संवैधानिक रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बैठक में माला महानाडू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अदांकी दयाकर ने भाग लिया। अदांकी दयाकर ने कहा कि माला महानाडू संघ को भी संविधान बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संविधान ही देश की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी देश में सत्ता में आती है तो वे कश्मीर से कन्याकुमारी तक माला महानाडू के नेताओं के रूप में लगभग 1000 लोगों के साथ रक्षा यात्रा करेंगे। माला महानाडू SC वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। महेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र के सरूरनगर डिवीजन के अंतर्गत श्री 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 बंगारू मैसमा काशी वैद्यनाथेश्वर मंदिर में मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में नित्य आनंददान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनिता रेड्डी मंदिर में भगवान वैद्यनाथेश्वर की विशेष पूजा की गई और अन्नदान कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हजारों गरीबों को प्रतिदिन भोजन करा रहे बेरा बालाना अरविंद कुमार को मंदिर के ट्रस्टियों ने विशेष रूप से बधाई दी। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता नलंकी धनराज गौड़, सरूरनगर गोल्डन वॉकर्स टीम, महेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र आर्य वैश्य संगम के नेताओं ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने प्रमुख टिप्पणी करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी ने रंगारेड्डी जिले के चेवला निर्वाचन क्षेत्र के मोइनाबाद में बूथ स्तर की बैठक की। देश में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आए तो माफिया राज होगा। लोगों से देश के विकास के लिए एक बार फिर बीजेपी को वोट देने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि मोदी के शासनकाल में मेक इंडिया का महत्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी के आने के बाद देश में आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल में 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी 10 साल से न्यायपूर्वक शासन कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस संसदीय चुनाव घोषणा पत्र की हिंदू विरोधी कहकर आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के विचारों के साथ आगे बढ़ रही है। ईटेला राजेंद्र ने कहा कि भारत के सभी लोग और सभी देश मोदी के उदाहरण के रूप में लेकर आगे बढ़ रहे। तुमकुंटा में आयोजित मुन्नूर कापू संगम की आत्मीय सम्मेलन में भाग लिया। ईटेला ने कहा कि मुन्नूर कापू के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए और संसदीय चुनाव में भाजपा के लिए एक अच्छे नेता को चुनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा पूरा भारत मोदी की तरफ देखते हुए आगे बढ़ा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोदी जैसे महान नेता को चुनने के लिए उन्हें मरकजगिरी सीट से ईटेला राजेंद्र को जिताकर मोदी को उपहार स्वरूप देना होगा और कर्ज उतारना होगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। नगर निगम के विजिलेंस अधिकारियों ने राजेंद्र नगर सर्किल में निरीक्षण किया। 16 श्रमिकों के बयान साथ ही विजिलेंस अधिकारियों ने बयान दर्ज किए। तेलंगाना राज्य नगर पालिका कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के राज्य सचिव नंपल्ली जयपाल रेड्डी ने कहा कि राजेंद्र नगर सर्कल के तहत 21 समूह कर्मचारी कर्तव्यों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सोमेश कुमार अप्परपल्ली क्षेत्र में रह रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान चारमीनार जोनल कमिश्नर के स्तर पर मंजूरी लेने और श्रमिकों के साथ स्वच्छता कार्य करने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के नगर आयुक्त से मंजूरी लिए बिना श्रमिकों को नियोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि इनमें से 5 कार्यालय में काम करेंगे और 16 लोग साफ सफाई काम करेंगे। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र शमशाबाद मंडल के आइकॉन स्टार के रूप में जाने जाने वाले कंडकंटाला सिद्धू रेड्डी ने कहा कि वह कई कल्याणकारी सेवाएं कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गर्मी के दौरान लोगों को गुणवत्तापूर्ण ठंडा छाछ वितरित किया जाएगा। पिछले साल की तरह इसी साल भी सिद्धू रेड्डी ने गरीब लोगों को पैदल यात्रियों के लिए शमशाबाद बस स्टॉप के पास ठंडा छाछ केंद्र स्थापित किया है। कंडकंतला सिद्धू रेड्डी ने कहा कि गरीब लोगों की सेवा करने में बहुत खुशी मिलती है। सिद्धू रेड्डी ने कहा कि वह कमाई से गरीबों को लगातार सेवा करने के लिए तैयार है। बीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक मन्य कृष्णक ने फोन टैपिंग मुद्दे पर दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने याद दिलाया कि जब सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्ष थी और राहुल गांधी सांसद थे तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फोन टैपिंग पर बयान दिया था। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि फोन टैपिंग जरूरी है। बीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक मन्य कृष्णक ने फोन टैपिंग मुद्दे पर दिलचस्प टिप्पणी की है। उन्होंने याद दिलाया कि जब सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्ष थी और राहुल गांधी सांसद थे तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फोन टैपिंग पर बयान दिया था। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि फोन टैपिंग जरूरी है। बीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक मन्य कृष्णक ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी अब क्यों मामले दर्ज कर रहे हैं। राहुल गांधी तब सांसद थे, क्या राहुल गांधी के पास समझ नहीं थी? उन्होंने कहा कि मनमोहन की भी जांच होनी चाहिए। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फोन टैपिंग पर बयान दिया था। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि फोन टैपिंग जरूरी है। ऑल इंडिया रीटा रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने कर्मचारी वर्ग और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उपेक्षा की है। ऑल इंडिया रीटा रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने कर्मचारी वर्ग और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उपेक्षा की है। इस मौके पर उन्होंने नल्लाकुंटा में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी राजनीतिक दलों ने रेल कर्मियों की समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में नहीं रखा है।
नेताओं ने मांग की कि नई पेंशन व्यवस्था को रद्द कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा समर्थन उन्हीं दलों को होगा जो रेलवे मजदूर वर्ग की समस्याओं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करे, अन्यथा आने वाले चुनाव में वोट के जरिए दलों को सबक सिखाया जाएगा। श्री महालक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी का 44वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव विकाराबाद जिले के कोडंगल शहर में मनाया गया। वार्षिक ब्रह्मोत्सव के भाग के रूप में तेलंगाना मुख्यमंत्री OSD श्रीनिवास ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी को शेष वस्त्र भेंट किए। इसके बाद तिरुमाला के पुजारियों ने स्वामी को सुंदर ढंग से सजाया और कर्पूरक्षम वाहन पर एक जुलूस निकाला। पुजारियों ने कहा कि ब्रह्मोत्सव के हिस्से के रूप में यह हर साल की तरह तिरुमाला तिरुपति से शेष वस्त्र भी लाया गया। जुलूस के दौरान स्वामी ने भक्तों को भगवान कृष्ण के रूप में दर्शन दिए जो उनकी मनोकामनाएं पूरी करती। इस कार्यक्रम में TTD के डिप्टी EO, मंदिर के पुजारी, ट्रस्टी और अन्य लोगों ने भाग लिया। वनस्थलीपुरम मास्टरमाइंड स्कूल में उगादी समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य ने विद्यार्थियों को उगादी दिवस की विशेषता के बारे में बताया। वनस्थलीपुरम मास्टरमाइंड स्कूल में उगादी समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य ने विद्यार्थियों को उगादी दिवस की विशेषता बारे में बताया। इस समारोह में विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आसपास के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मलकाजिगिरी के BRS पार्टी के संसद उम्मीदवार रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी ने उप निर्वाचन क्षेत्र में HMDA लेआउट का दौरा किया। इसके बाद लेआउट स्थित स्वयंभू काले भैरव स्वामी मंदिर में विशेष पूजा की गई। इस कार्यक्रम में रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी के साथ उप विधायक भंडारी लक्ष्मण रेड्डी और अन्य नेता बड़ी संख्या में शामिल हुए। तेलंगाना की मलकाजिगिरी के BRS पार्टी के संसद उम्मीदवार रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी ने उप निर्वाचन क्षेत्र में दौरा किया। इसके बाद लेआउट स्थित स्वयंभू काल भैरव स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस कार्यक्रम में रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी के साथ उप्पल विधायक भंडारी लक्ष्मण रेड्डी और अन्य नेता बड़ी संख्या में शामिल हुए। GHMC द्वारा शहर के निवासियों को प्रदान की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से स्वच्छता एक है। ऐसी सेवा प्रदान करने वालों को आयुक्त ने 800 ड्राइवरों को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है जो हर घर में कचरा इकट्ठा करने और उसे जौहर नगर निगम में डंपिंग यार्ड में ले जाने के लिए वाहन चलाते हैं। दूसरी ओर अधिकारियों ने कहा कि उपयुक्त वाहनों की कमी के कारण 800 परिवहन कर्मियों को विभिन्न विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया। कर्मियों ने इस बात पर भी आक्रोश जताया कि बिना पूर्व सूचना की BMU आइडेंटिटी ट्रांसफ़र कर उनसे पार्क व तालाबों पर ड्यूटी कराई जा रही है। नगर निगम BME के संघ के कार्यकारी अध्यक्ष शंकर ने कहा कि वे जल्दी इस मुद्दे पर जिला प्रभारी मंत्री पूनम प्रभाकर से मिलेंगे। यदि नहीं तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष करेंगे। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद नगर पालिका अंतर्गत किन्नेरा ग्रैंड होटल में चिकन 65 में कीड़े मिलने से ग्राहक आंदोलन पर उतर आए। अधिकारियों का कहना है कि होटल स्टाफ ने नगर निगम स्टाफ से अभद्रता का व्यवहार किया। होटल में विभिन्न सामग्रियों के निरीक्षण के दौरान होटल प्रबंधन ने नगर निगम अमले पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि जब नगर निगम स्टाफ चेकिंग कर रहे थे तो होटल मालिक ने अपने फ़ोन से वीडियो बना लिया और धमकी दी। उन्होंने कहा कि होटल प्रबंधन ने यह कहकर उनके साथ धोखाधड़ी की है कि वह शमशाबाद के एक प्रमुख जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार है। किनारा ग्रांड से 65 पार्सल लेके गए थे, उसमें क्या है कीड़े निकल गए। वहाँ जाके देखने के बाद कब लिया है ये अभी 1 घंटा हो रहा लेके रूम को लेके गए। लेके जाने के बाद ये कीड़े आ गए इसमें, बच्चे डर गए। क्या हुआ? कब लिया लेके अभी हाफ एन आवर हो रहा, 1 घंटा हो रहा। हाँ, ये बच्चे को लेके गए थे, बच्चे को लेके गए थे। साइबराबाद SOT पुलिस ने साइबराबाद में एक ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह IPL की पृष्ठभूमि में सट्टेबाजी में शामिल है। रामचंद्रपुरम और राजेंद्र नगर SOT पुलिस ने पुख्ता सूचना पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगाने वाले सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि 2 भाई क्रिकेट सट्टेबाजी में शामिल है। उनकी पहचान रामचंद्रपुरम के रामकृष्ण गौड़ और उपेंद्र गौड़ के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों भाई Nice777.pro ऐप बनाकर सट्टेबाजी चला रहे हैं। SOT पुलिस ने बताया कि 37,84,000 कैश जब्त किया गया। तुर्कयांचल हत्याकांड में नए एंगल सामने आए हैं। 3 दिन पहले गांजे के नशे में पिता की हत्या की खबर मिलने पर पुलिस ने बेटे को हिरासत में ले लिया और जांच शुरू कर दी। बहरहाल इस हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पहले खबर आई कि नशे की लत लगने के बाद उसने अपने पिता की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस ने मारे गए व्यक्ति की पहचान पूर्व नक्सली तिरुपति बल्लाना के रूप में की है। पुलिस जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई कि जिस बल्लाना की हत्या की गई वह पूर्व में नईम के गिरोह का प्रमुख सदस्य था। बल्लाना के खिलाफ पहले 35 से ज़्यादा हत्या के मामले सामने आ चुके। जांच इस नज़रिए से की गई कि बालाना की हत्या के और भी कारण हो सकते हैं। पता चला कि बालाना ने 1 महीने पहले ही करोड़ों रुपए का मकान खरीदा था। प्रचार है कि बालाना को नईम की संपत्तियों का ब्यौरा बताए। आशंका है कि दूसरी पत्नी के बेटे अनुराग ने बालाना की हत्या कर दी। क्या उसने संपत्ति के लिए बालाना की हत्या की या फिर कोई और एंगल है? पुलिस की जांच जारी रहेगी।
एबीवीपी तेलंगाना के प्रदेश सचिव चिंतकाया झांसी ने कहा कि जो कॉर्पोरेट कॉलेज नियमों के विरुद्ध कक्षाएं चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चिंतकाया झांसी ने सोमाजीगुड़ा स्थित प्रेस क्लब में आयोजित बैठक में भाग लिया। झांसी ने आरोप लगाया कि इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट कॉलेज फीस से लालसा में अपने लाभ के लिए छात्रों को शैक्षणिक वर्ष से पहले पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने मांग की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान एमसीटी कक्षाओं के नाम पर द्वितीय वर्ष की कक्षाएं अवैध रूप से संचालित की जा रही है। 90% से अधिक प्रवेश अधिसूचना से पहले लिए जा रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि इस वर्ष से प्रवेश ऑनलाइन प्रक्रिया से किए जाने तथा अभिभावकों को अधिक फीस से मुक्ति दिलाने के लिए शुल्क नियंत्रण कानून तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। तुरंत संबंधित अधिकारियों ने सूचित किया है कि इस अवैध धागे के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा एबीवीपी ने राज्य भर में आंदोलन का आह्वान किया है और चेतावनी दी कि वे कॉर्पोरेट कॉलेजों के निलंबन के खिलाफ लड़ेंगे। एमएससी नवीन कुमार ने साफ कर दिया कि फोन टैपिंग मामले में उनके खिलाफ चलाया जा रहा अभियान झूठा है। उन्होंने कहा कि टैपिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके गेस्ट हाउस में कोई पुलिस जांच नहीं की गई। बीआरएस नेता और एमएलसी नवीन कुमार के गेस्ट हाउस के कथित तौर पर फोन टैपिंग की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि फोन टैपिंग मामले में उनके बारे में सोशल मीडिया पर चल रहा प्रचार गलत है। एमएलसी ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वे फोन टैपिंग मामले में उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे खिलाफ साजिश फैलाई जा रही है। एमएलसी नवीन कुमार ने कहा कि जो लोग ऐसा प्रचार करें उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराएंगे। एक पिता को बहुत दुख हुआ जब उसकी बेटी ने उस युवक से शादी कर ली जिससे वो प्यार करते थे और घर से चली गई। अपनी बेटी के प्रति अपने प्यार को समाप्त करने और उसे रोते हुए कहा कि उनकी बेटी मर गई है। उसने घर के सामने की दीवार पर एक फ्लैक्सी चिपकाई और सोशल मीडिया पर अपना दुख साझा किया। उन्होंने कहा कि किसी अन्य पिता को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनकी रक्षा करें। उन्होंने रोते हुए कहा, बच्चों मूर्ख बंद बनाओ, अपने माता पिता को दुखी मत छोड़ो। यह घटना राजन्ना सिरसिला जिले में हुई। चिलुवेरी अनुषा को उनके पिता ने एक शरारती बच्चे के रूप में पाला था। भले ही यह कठिन था, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी के बचपन से मांगी गई किसी भी चीज़ को मना नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चे को प्यार से पालते हुए उसके भविष्य के लिए एक अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला करा दिया। बीटेक की पढ़ाई कर रही अनुषा पिछले कुछ समय से एक युवक से प्यार करती थी। जब यह बात घर में पता चली तो झगड़ा हो गया। पिता ने भी युवक को भूलने के लिए धमकाया या समझाया, लेकिन वह नहीं माना। हाल ही में उसने घर छोड़ दिया और अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। उन्होंने अपनी बेटी के नाम से एक फ्लैक्सी प्रिंट बनाया और उसे अपने घर के सामने की दीवार पर चिपका दिया। फ्लैक्सी के बगल में बैठकर उसने लड़कियों से जालसाजों की चालों पर विश्वास न करने और उसके बच्चे की तरह व्यवहार न करने का अनुरोध किया। मेरठ जिले के किसरा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सीएमआर इंजीनियर कॉलेज के छात्र शादुला अनिरुद्ध की बुलेट बाइक को डीसीएम वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें मौके पर उसकी मौत हो गई। बुलेट बाइक चला रहे सीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र शादुला अनिरुद्ध को मेरठ जिले के किसरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक डीसीएम वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में सिर पर गंभीर चोट लगने से शादुला अनिरुद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। निजामाबाद इलाके का रहने वाला अनिरुद्ध हॉस्टल में रहकर मेरठ सीएमआर कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। सामीरपेट में त्रासदी हुई। पति ने उस वक्त आत्महत्या कर ली जब वह इस बात पे परेशान था कि उसकी पत्नी ने मांगने पर भी उसे 150 रुपये नहीं दिए। ओडिशा के दिंटू साहू विष्णु साहक दंपति सामीरपेट मंडल के मजदीमपुर से रोजी रोटी की चक्कर शहर आ गए। वे कमरा किराए पर लेते हुए और मजदूरी करते हैं। जब उसने अपनी पत्नी से पैसे देने के लिए झगड़ा किया तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। इससे आहत होकर वह घर में चला गया और दरवाज़ा बंद कर पत्नी की साड़ी से पंखे में लटक गया। पति के बाहर नहीं आने पर उसने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो वो मर चुका था। घटना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजनीति में होने वाले घटनाक्रम कुछ नेताओं की कुंडली बदल देते हैं। यह कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के विषय में स्पष्ट रूप से साबित हुआ है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, और रेवंत रेड्डी जिन्होंने दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। संयुक्त आंध्र प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले चंद्रबाबू नायडू ने केसीआर को अपने मंत्रिमंडल में न लेकर अलग रखा। इससे नाराज होकर केसीआर ने डिप्टी स्पीकर का पद छोड़ दिया और तेलंगाना आंदोलन शुरू कर दिया। केसीआर ने तेलंगाना आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बन गए। एक राय यह भी है कि अगर चंद्रबाबू ने केसीआर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया होता तो पृथक तेलंगाना का गठन नहीं होता। अब कांग्रेस सरकार के मुखिया और तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी ने शपथ ली थी। कुछ ही समय में इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि इसके लिए केसीआर ही परोक्ष रूप से जिम्मेदार है। 2014 के चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर की कुटिल रणनीति के तहत रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अपनी इकलौती बेटी की शादी के अवसर पर रेवंत रेड्डी स्कॉट जमानत में बाहर आए और तुरंत फिर से जेल गए। अगर ये घटना नहीं होती तो रेवंत रेड्डी को इतनी प्रतिकार की भावना नहीं होती। उनकी बेटी की शादी के भव्य तरीके से आयोजित करना असंभव बना दिया और उस दिन की घटनाओं को
एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उनके आक्रामक स्वभाव और वाकपटुता से प्रभावित होकर राहुल गांधी ने उन्हें पदोन्नति देते हुए टीपीसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया। रूप में रेवंत रेड्डी ने अपनी विश्व रूप दिखाई है। वहीं केसीआर की व्यूह रचनाओं से पतन की ओर से जा रही कांग्रेस पार्टी में रेवंत ने प्राण फूंक दिए। इस पृष्ठभूमि में इधर भारतीय राष्ट्रीय समिति और उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई रणनीतिक गलतियों के साथ केसीआर के विकल्प के रूप में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पहचाना और समर्थन किया है। साथ ही लोगों ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की सराहना की। वहीं ताजा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलने के बावजूद रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने से कुछ ताकतों ने 2 दिनों तक रोकने की कोशिश की। वहीं कुछ नेताओं जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से बड़े पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश भी नहीं कर सके, उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रचारित किया गया। वहीं स्वाभाविक रूप से केसीआर एंड कंपनी को रेवंत रेड्डी का मुख्यमंत्री बनाना पसंद नहीं है। वहीं आश्चर्य की बात है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी नहीं चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने। वहीं जगन की मन में क्या है ये समझ के भाड़े का मीडिया तुरंत मैदान में उतर आया और ये प्रचार करने लगा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की समस्या जटिल हो गई है। राहुल गांधी ने वास्तविक नतीजों से पहले कांग्रेस के सत्ता में आने पर रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। कुछ नेताओं को इस बात की जानकारी है या नहीं, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक सीएम बनने की आस में दिल्ली गए। वहीं भाड़े की मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई। ऐसे समय में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे गए और स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम की घोषणा बिना किसी शोर शराबे के शाम तक की जानी चाहिए। इसके बाद भट्टी विक्रमार्क और उत्तम कुमार रेड्डी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की आशा रखने वाले उनके बगल में बैठे, और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं आखिरकार रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री का पद मिल गया है जिसका उन्होंने लक्ष्य रखा था। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तेलंगाना की राजनीति में इतनी तेजी से उभरने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। क्या रेवंत रेड्डी उनमें से इतना जुनून और दृढ़ता पैदा करने के लिए केसीआर के प्रति आभारी होंगे या नहीं, यह अलग बात है। विषय में भी केसीआर ने इतनी कृतज्ञता नहीं दिखाई और उल्टा दुश्मनी बढ़ा ली है। वैसे भी रेवंत रेड्डी को जो मनचाहा पद मिला है, अब से उनका सफर कैसा रहेगा, अब सामने क्या चुनौतियां हैं, यह अब बहस का विषय है। रेवंत रेड्डी के आक्रामक स्वभाव और वाकपटुता के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह एक गहरे स्वभाव के भी इंसान हैं। वह पहले ही तय कर लेते हैं कि कब क्या करना है, मुख्यमंत्री के तौर पर क्या करना है। इसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने तैयार कर ली है। वहीं संक्षेप में कहा जाए कि रेवंत रेड्डी दिखने में छोटे हैं लेकिन बुद्धिमत्ता में मोटे हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी को केवल बहुमत ही मिला है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी विधायकों के बीच तालमेल बिठाकर आगे चलने की है। वहीं पिछले 9.5 सालों में बिना किसी लज्जा के अनेक नेता दल बदल हुए। ऐसे में नेताओं को सत्ता के बिना विपक्ष में रहना बेकार दिखने लग गया। इसके साथ ही ऐसे नेता भी है जो अपनी ही पार्टी में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये नेता कभी भी बगल में नश्तर बन सकते हैं। वहीं काडयम श्रीहरि के मुताबिक अगर बीजेपी और मजलिस पार्टी के सदस्यों को शामिल कर लिया जाए तो केसीआर की ताकत 54 हो जाएगी। अगर सीपीआई सदस्यों को शामिल कर लिया जाए तो कांग्रेस की ताकत सिर्फ 65 है। तात्पर्य यह है कि यदि 6-7 विधायक एकजुट हो जाए और बाजू की तरफ देख ले तो सरकार गिर सकती है। भले ही रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी का कितना भी समर्थन हो, लेकिन अब एकमात्र चीज मायने रखती है कि वह एक विधायकों का समर्थन है जो नेता चुनाव से पहले बीआरएस में शामिल होने के लिए तैयार थे और केसीआर के साथ गलत समझौता किया, वे भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जीते हैं। इस कारण रेवंत रेड्डी के सामने इस समय स्थिर सरकार प्रदान करना आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति है। अब सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी से चुनौतियों का सामना करने के लिए बीआरएस से दल बदल को प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे।
वहीं कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश केसीआर बंद नहीं करेंगे, ये बात रेवंत रेड्डी भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री रेवंत की ओर से बीआरएस की ओर से कुछ विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराने की कोशिश की और कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो रेवंत रेड्डी को दोषी ठहराने की नैतिकता केसीआर बहुत पहले ही खो चुके हैं। वहीं अगले चुनाव तक बीआरएस को नेस्तानाबूद कर बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरने की कोशिश कर सकती है। एक तरह से जितनी मुश्किलें रेवंत रेड्डी को सरकार बचाने की है तो उतनी ही परेशानी केसीआर को अपनी पार्टी को बचाने की है। तेलंगाना राजनीतिक चेहरे पे स्पष्टता पाने के लिए हमें लोकसभा चुनाव का इंतजार करना होगा। वहीं संबंधित पार्टियों का भविष्य अगले 3 से 4 महीने में होने वाला है। लोकसभा चुनाव में जनता के फैसले पे निर्भर करेगा। वहीं लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आकर्षण से भाजपा अच्छी खासी सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अधिकांश सीटें जीतने की कोशिश करेगी क्योंकि वह राज्य में सत्ता में है। इन दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ बीआरएस ही फंसा हुआ है। यदि वह सम्मानजनक संख्या में सीटें नहीं जीतती है तो लोकसभा चुनाव के बाद बीआरएस का भविष्य सवालों के घेरों में होगा। अगर केसीआर कुल 17 सीटों में से कम 6 सीट नहीं जीतती है तो उनके लिए पार्टी को बचाना मुश्किल होगा। इस चुनाव में जीतने वाले 39 विधायकों में से कुछ लोकसभा चुनाव के बाद दल बदल की संभावना अधिक है। अभी एक तरह रेवंत रेड्डी के लिए चुनौती है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाले कुछ ही दिन हो गए हैं, लेकिन अभी से ही उनके फैसलों में तेजी दिखने लगी है। समय का सहा पालन कर रहे हैं। वहीं प्रगति भवन का प्रजा भवन में बदल दिया और लोगों को अपनी समस्याएं व्यक्त करने का अवसर दिया है। रेवंत रेड्डी को इस समय प्रजा दरबार लगाने और बिजली विभाग के कामकाज की समीक्षा करने और मंत्री परिषद की पहली बैठक में कुछ सख्ती बरतने और स्मार्ट फैसले लेने के लिए प्रशंसा हो रही है। वहीं शेषाद्री को मुख्यमंत्री कार्यालय का मुख्य सचिव नियुक्त करना उनका एक और अच्छा निर्णय है। वहीं शेषाद्री के एक ईमानदार और सीधे इंसान के रूप में अच्छी पहचान और प्रतिष्ठा है। जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे तब शेषाद्री जो रंगा रेड्डी के कलेक्टर के रूप में काम किए थे, वहीं सरकार की नीति से अलग हो गए हैं। वहीं शिवधर रेड्डी को इंटेलिजेंस चीफ नियुक्त करना भी एक सही कदम है। हालांकि यही शिवधर रेड्डी खुफिया प्रमुख थे तब रेवंत रेड्डी वोट के बदले नोट मामले में फंस गए थे। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर को सहज ही शिवधर रेड्डी पर संदेह हुआ और उन्हें बिना किसी महत्वपूर्ण वाले पद पे स्थानांतरित कर दिया गया। फिलहाल रेवंत रेड्डी के पास मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने और लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए केवल 3 से 4 महीने का समय है। तब तक इस पार्टी के विधायक और जनता रेवंत रेड्डी पे कड़ी नजर रखेगी। इस दौरान रेवंत रेड्डी को यह दिखाना होगा वह कौन है और उनकी प्राथमिकताएं क्या है। वहीं रेवंत को ये सिद्ध करना होगा कि वह केसीआर से भी एक बेहतर नेता है। वहीं संयुक्त आंध्र प्रदेश में पदयात्रा करके मुख्यमंत्री का पद हासिल करने वाले राजशेखर रेड्डी भी सत्ता में आने के बाद एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। वह राज्य कांग्रेस में एक निर्विवाद नेता बन गए हैं। वहीं मौजूदा स्थिति की तुलना उस स्थिति से नहीं की जा सकती है जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बने थे। जब वाईएसआर मुख्यमंत्री बने तब तक कांग्रेस पार्टी में सबसे मजबूत नेता माने जाने वाले नेताओं का निधन हो चुका था। बाकी बचे नेताओं को वाईएसआर ने रौंद कर रख दिया। वहीं चाना रेड्डी और दिवाकर रेड्डी जैसे लोगों को कैबिनेट से हटा दिए गए हैं तो तभी कोई सवाल करने की स्थिति नहीं थी, चूंकि केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, इसलिए कोई भी नेतृत्व को धिक्कार नहीं करते हैं। अब रेवंत रेड्डी के पास ऐसी कोई लचीलापन नहीं है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ऐसी स्थिति में है जहां उन्हें कांग्रेस पार्टी को जीवित रखते हुए खुद को मजबूत करना होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ होने के नाते उनका मुकाबला उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्क से है। वहीं इस कारण मुख्यमंत्री को तब तक विनम्र में रहने की ज़रूरत है जब तक स्थिति उनके पक्ष में ना हो जाए। वहीं कुछ मामलों में जो लोग मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं उन्हें पद पर बने रहने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वे नहीं करना चाहते। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी में अधिक है। यदि आप पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को देखें तो वह शांत और सहमति रहने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने का ये सही समय नहीं है। रेवंत रेड्डी को फिलहाल संयम और समन्वय से काम लेना चाहिए। केवल लोकसभा चुनाव तक ही नहीं, उसके बाद भी लोकतांत्रिक शासन प्रदान करने के एक मजबूत नेता बनाने का प्रयास करना होगा।
वहीं रेवंत रेड्डी का राजनीतिक जीवन अभी भी 2 दशक का है। सरकार को स्थिर करने के अलावा अगर वे इस कार्यालय तक ऐसी ही जारी रखते हैं तो कांग्रेस पार्टी में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व को कोई धोखा नहीं होगा, वे एक शक्तिशाली नेता हो जाएंगे। वहीं उम्मीदवारों के चयन के दौरान भी उन्होंने समझौता करने की प्रवृत्ति दिखाई है। वहीं पटेल रमेश रेड्डी को सूर्यापेट में अपने खास व्यक्ति पटेल रमेश पार्टी को टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। वहीं रेवंत रेड्डी जानते हैं कि लक्ष्यों के प्राप्ति में समझौता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुख्यमंत्री के तौर पर भी वह काफी मेहनत से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि मंत्रालयों के बंटवारे में भी उन्होंने पार्टी नेतृत्व के आदेश के मुताबिक ही काम किया है। दरअसल विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर है।